एक हमारा फारूक कैसर साहब का प्रोग्राम था कलियां, उसमें एक कैरेक्टर था गोरा साहब। गोरा साहब पाकिस्तान की गलियों में घूमते थे और पाकिस्तानियों से कोई एक ऑफर देके सारे काम कराते थे। तो उनका एक नारा होता था, हम तुमको डॉलर देगा डॉलर। इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका इसराइल का बगल बच्चा है। शाहमूद कुरैशी ने क्या गलत कहा था? आज तो सब कैरेक्टर का काल्सन भी कह रहे हैं। 100 के 100 सेनेटर्स ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख डॉलर्स की प्रो इजरायली लॉबीज की फंडिंग के साथ ऑपरेट करते हैं। मार्को रूबियो $1 मिलियन की फंडिंग इनकी हो चुकी है। कैमला हैरिस $2.4 मिलियन, हिलरी क्लिंटन $2.3 मिलियन, जो बाइडेन $4.2 मिलियन की फंडिंग हुई है उसको। 1948 में देयर वाज एन ऑफिशियल बैन ऑन प्रो इजराइल ग्रुप्स फॉर एंटरिंग द व्हाइट हाउस। आप पे कर्ज चढ़ने का सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? जो कर्जा देता है। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपसे सूद लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। और कर्जा कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और उनके सरबराही कौन कर रहा है? कभी कोई अमेरिकी शहर दुनिया के बेस्ट सिटीज में आता ही नहीं है। नाउ डीप स्टेट आर द पीपल जो अनइलेक्टेड होते हैं और अमेरिका को चलाते हैं। ट्रंप ने सबसे पहला दौरा कहाँ का किया दोस्त? मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया का। डिड ही गो टू इजराइल इन दैट विजिट? नो, बल्कि उस वक्त काफी नाराजगी भी चल रही थी नेतन्याहू से। अरबियों ने टोकन डालना शुरू कर दिया और आज से नहीं किया, पिछले 20 साल से टोकन डाल रहे हैं। इसराइल की इस वक्त की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया इसराइल को रियासत के तौर पे तस्लीम करे और सिफारती ताल्लुकात बनाए। ये लोगों को डर है तुम भी बम बना लोगे। अब जो जुमला मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, मोहम्मद ने कहा मुझे बम बनाने के लिए किसी यूरेनियम की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बम चाहिए होगा तो मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा। अगर अमेरिका को इस खत्ते में कोई और जंग वंग चाहिए, हड्डा चाहिए, फिर तो हमारे वारे न्यारे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर क्या हो? दैट इज प्रिसाइसली वाई आप देख रहे हैं कि एक क्रिप्टो जी और माइनिंग वो वाले भी एक प्रपोजल रखा गया है। इमिग्रेंट मुसलमान ओपनली नॉट प्रो इजराइल सोशलिस्ट। Oh yes, और exactly. come here. So times they are changing. The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time for monsters. पिछले एक हफ्ते के अंदर दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। इसराइल ईरान की जंग हो रही है। अमेरिका का एक बड़ा अजीब सा किरदार हमें देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। वहाँ हम देखते हैं कि वो एक दिन पहले कहते हैं कि सीज फायर हो, आई कॉल फॉर पीस, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट उनको हमारी तरफ से किया जाता है। अगले ही दिन वो ईरान पे एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं। तो जिस तरीके से हम कन्फ्यूजन में अमेरिका को कंडेम करते हैं, एक रात पहले नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं, फिर कंडेम कर देते हैं, तो वैसे ही पूरी दुनिया भी कंफ्यूज है कि इस वक्त हो क्या रहा है। अमेरिकी रियासत, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट किस रुख पे मुड़ रही है। तो आज हमने फरहान साहब को पकड़ा है और इनके साथ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी रियासत, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से काम करती है और ये जो डिसीजंस हैं इनके पीछे क्या मसलहत है ट्रंप की। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, हम लोग न्यूज़ रूम के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड हैं और इतना कुछ हो रहा है कि जहन में एक खिचड़ी पकी हुई है कि क्या क्या हो रहा है, किस किस चीज़ पे नज़र रखें, लोकल पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो है ट्रंप का। मतलब सर, ट्रंप का तो कुछ हमारा वाला हाल है कि पल में तोला पल में माशा। कभी वो कहता है से नो टू वॉर, पीस फॉर एवरीवन, कभी वो कहता है ईरान के अंदर रिजीम चेंज होनी चाहिए, फिर वो नेतन्याहू को शदीद क्रिटिसाइज कर देता है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम? इब्राहिम, यकीनन इस गुत्थी को सुलझाना बहुत मुश्किल काम है और पूरी दुनिया के तमाम हुकूमतें इस वक्त इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे ट्रंप आखिर है किस तरफ। क्योंकि वो एक मिसाल है ना कि हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो सारी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट्स का जो ज़्यादातर दुनिया के ममालिक का जो क़िबला काबा है वो डीसी है। और डीसी मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यूजुअली यहाँ पे बड़ी एक तरफा किस्म की रिलेशनशिप्स होते थे, लेकिन ट्रंप ने आके इसको पूरा उखाड़ पिछाड़ कर दिया। तो अब वो एक लम्हे को एक तरफ देखते हैं, फिर ट्रंप दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। जैसे हमारा हाल देखें, हमने एक लम्हे को नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए, अगले दिन हम कंडेम कर रहे थे इसराइल को अटैक को, ईरान में होने वाले हमलों को। सो ये हमारा हाल नहीं है, पूरी दुनिया का हाल है। और हम द रीजन व्हाई वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट इज हमने जो थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की आपस में डिस्कशंस के साथ, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा
समझा सकेंगे ये हो क्या रहा है। देखो ट्रंप क्या कर रहा है, इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि दुनिया की हम रफ्तार पे पॉलिटिकल हिस्ट्री की चीजें बहुत दिखाते हैं ना, लोग कहते हैं क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मसला ये है कि तारीख अपने आप को नहीं दोहराती, लेकिन इंसान अपने आप को जरूर दोहराते हैं। वाह। We repeat the same things over and over and over again. दुनिया की तारीख का पिछले 3-4 सालों में एक रवैया रहा है। वो रवैया ये है कि जब मुआशरत बदलती है, मईशत बदलती है, तो उसके साथ मुआशरत बदलती है और सियासत भी बदल जाती है, बल्कि मजहब भी बदलता है। बाय द वे सब चीज़ें बदलती हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आने से प्रोटेस्टेंट्स को उरूज मिला, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से डेमोक्रेसीज को उरूज मिला। सो ये पूरा एक नया निज़ाम बनता है। अभी दुनिया में टेक रेवोल्यूशन आया है। तो जो पिछले 200 साल से निज़ाम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो अब आखिरी सांसें ले रहा है और ये टेक ब्रोज आ गए हैं जो कि एक नया निज़ाम। तो इस बात में तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ये पुराना वाला जाएगा, फिर नया आएगा। तो ट्रंप उस आलम बरज़ख में मौजूद है इस वक्त जब वो ट्रांजिशन हो रहा है। बट ट्रंप को समझने से पहले हमको यूनाइटेड स्टेट्स को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं अहमद जलाल साहब, उन्होंने बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा इट्स अ पे एंड प्ले इकोनॉमी, इट्स अ पे एंड प्ले कंट्री। टोकन डालो और गेम खेलो। बस टोकन डालो, गेम खेलो। अमेरिका इज द कैपिटल ऑफ कैपिटलिज्म। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका एक जबान समझता है, पैसे की। वो हमारे कलियां एक प्रोग्राम आता था 80s 90s में, उसमें बड़े प्यारी बात की थी उन्होंने। वही जुबान वो समझता है और उसी जबान में वो बात करता है। सही। एक हमारा फारूक कैसर साहब का प्रोग्राम था कलियां, उसमें एक कैरेक्टर था गोरा साहब। गोरा साहब पाकिस्तान की गलियों में घूमते थे और पाकिस्तानियों से कोई एक ऑफर देके सारे काम कराते थे। तो उनका एक नारा होता था, हम तुमको डॉलर देगा डॉलर। तो वो पाकिस्तान के हर जगह जाते थे, उसको कोई काम कराना होता था, पाकिस्तानी बोलते नहीं करें, बोले हम तुमको डॉलर देगा डॉलर, और पाकिस्तानी कुछ भी काम करते थे। बड़ा आयरॉनिक था बाय द वे, बड़ा उन्होंने मजे की कहानी की थी फारूक कैसर साहब ने। एनीवे, तो हम तुमको डॉलर देगा डॉलर अमेरिका। लेकिन इसकी फ्लिप साइड भी है, जहां से डॉलर मिलता है अमेरिका उसके लिए भी वही काम करता है। देयर आर नो परमानेंट एलाइज, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। जिनके साथ पैसे का ताल्लुक है तो है, जिनके साथ पैसा कहीं और है तो अब उसके साथ है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और जब मईशत बदलती है तो पैसे के हाथ बदल जाते हैं। मतलब सन 2000 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 10 कंपनीज थी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के अलावा शायद कोई भी टेक कंपनी नहीं थी। बिल्कुल। सब ऑयल एंड गैस, बैंक, सिटी बैंक, फलाना बैंक, ये बैंक, वो बैंक। आज 2025 में वो बिल्कुल बदल चुका है। 10 में से 7 कंपनीज टेक हैं। वाह। ठीक है। सो पैसे ने हाथ बदल लिए, पैसा किसी और तरफ चला गया क्योंकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया। लाजिम बात, जब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि पिछली गेम भी मैं ही जीतूं और अगली गेम भी मैं ही जीतूं, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने अपनी गेम खेल ली। तो अमेरिका के हाथों में पैसा अब बदल गया है। जिनके हाथ में वो पैसा बदला है और जिनके हाथ में वो पैसा आया है, वो लोग कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हैं बॉस? हाँ, वो क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते जो पिछले 70 सालों से अमेरिका चाहता था। ये बात तो वाज़ेह है। अच्छा। हाँ, जो नियोकॉन्स चाहते थे दुनिया भर में, जिसकी वजह से अमेरिका ने एक ऐसी एक ताकत बन के दुनिया के सामने आया है कि अमेरिका एक ग्लोबल पावर हाउस है। तो एक साइड बाय द वे इसकी ये थी कि पैसा, लेकिन जिस घर में पैसा होता है उस घर में गार्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। हाँ, डेफिनेटली। उस घर में इलेक्ट्रिक वायर, वो करंट भी लगे हुए होते हैं, इधर उधर लगे हुए होते हैं। मैं याद है हम लोग पिछले वीक बैठ के एक बात कर रहे थे कि अमेरिका ने इस पूरे अपने फाइनेंशियल मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे ज़्यादा ताकतवर एक मिलिट्री मसल क्रिएट की है। यस। आप देख रहे हैं ट्रम्प मुसलसल क्या बात कर रहा है, माई B-2 बॉम्बर्स, माई हार्डवेयर इज द बेस्ट। ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने अपैरेटस को। इसमें 2 मेरे ख्याल से मैसेजिंग हो रही है। एक तो ये जो चाइना की बड़ी बात होने लगी थी, J-10Cs वगैरह की, उसने बोला बच्चे हो तुम लोग, ये देखो हमारे B-2 बॉम्बर्स को देखो। और इसमें कोई शक नहीं है, कमाल की अमेरिकन मशीनरी है। और ये तो मशीनरी है जो फुटप्रिंट है। मतलब याद है हम लोग पिछले वीक जो डियोगो गार्सिया देख रहे थे। ओह यस। मतलब दुनिया की हर ऐसी जगह पे जहां इंसान सोच भी नहीं सकता जाने का, समंदर के बीचों बीच उन्होंने एक छोटा सा स्पॉट है और उस पे उन्होंने शारे फैसल के जितने बड़े बड़े जजीरे,
पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, मतलब दे आर लाइक पिन ड्रॉप्स, मतलब ऐसा पिन पड़ी हुई है कहीं बहुत बड़े मैदान में, वहां पे अमेरिका का अड्डा है। दुनिया में उसको एटोल्स और आइलैंड्स कहते हैं, मतलब वो हमने लिस्ट भी निकाली थी, आप लोग देख भी सकते हैं कि मार्शल आइलैंड, पता नहीं केकियूस आइलैंड, और गुआम तो खैर मशहूर भी है। इस तरह के लातादाद अड्डे हैं। और अमेरिका का जो बहरी अपैरेटस है, मतलब हम समझते हैं ना कि ये निमिट्स की जो बात हो रही थी अभी, निमिट्स मूव हो रहा है, यूएसएस निमिट्स, हम समझते हैं निमिट्स कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक स्ट्राइक ग्रुप होता है। अच्छा, वो स्ट्राइक ग्रुप के अंदर दर्जनों जहाज होते हैं, उसमें फ्रिगेट्स होते हैं, उसमें उसके अंदर आबदोजें होती हैं, मतलब वो पूरी एक छोटी सी आर्मी होती है जो समंदर पे मूव कर रही होती है। ओके। तो अमेरिका के पास ऐसी कोई डेढ़ दर्जन या दर्जन भर इस तरह की सोचो एक आर्मीज हैं जो समंदर में घूम रही हैं पूरी दुनिया में, और जहां चाहता है उसको स्ट्राइक ग्रुप को मूव कर देता है। एनीवे, सो दो चीजें अमेरिका की आपको समझनी पड़ेंगी, एक पैसा, डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स, दूसरा असलहा असलहा असलहा। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट डिफाइन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। ये तो था बाहर का अमेरिका के, तो इसीलिए जिन लोगों से अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं वो इसी वजह से हैं, बुरे हैं तो इसी वजह से हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका इंटरनली कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोग बोलते हैं ना कि एक चीज जो लोग कहते हैं कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है। जी। मैं डिसएग्री करता हूं इस चीज से। अच्छा, क्यों सर? ये रिश्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, हाँ, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका इसराइल का बगल बच्चा है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो दुनिया की जो वाहिद सुपर पावर है, वो एक छोटे से मुल्क में जो मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वो उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा अमेरिका को कौन कंट्रोल कर रहा है। हाँ, दैट्स द रियल क्वेश्चन। कौन है बॉस? अमेरिका को जो लोग कंट्रोल करते हैं, पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जो नजर आते हैं, फिर उनकी बात करते हैं जो नहीं नजर आते। जो लोग नजर आते हैं वो हैं मेरे ख्याल से 435 के करीब कांग्रेस के लोग हैं जो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और 100 सेनेटर्स होते हैं जो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपना एक वो पूरा बनाता है। तो ये है अमेरिका का पूरा लेजिस्लेटिव ढांचा। ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट में सेक्रेटरी डिफेंस इंपॉर्टेंट है, फॉरेन सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 बड़े बड़े ओहदे होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ होता है 2-4-5-6-8 लोगों की, उसकी एक अपनी किचन कैबिनेट होती है जो कंट्री को रन कर रही होती है। लेकिन उसके नीचे सेनेट है, और सेनेट के साथ कांग्रेस है। अब सेनेट और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस ज्यादा डोमेस्टिक चीजों के अंदर डील करती है। अच्छा, जैसे हेल्थ केयर हो गई, फाइनेंशियल हो गया, मसाइल हो गए अमेरिका के अंदर के। सो जो लोकल इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट हैं वो ज्यादातर जाते हैं कांग्रेस के पास। लेकिन जो फॉरेन मैटर्स हैं वो सारे सेनेट के पास जाते हैं। आई सी। सो ग्लोबल रोल सेनेट का ज्यादा बड़ा है। वाओ। Joe Biden had been a senator for 20, 30, 40 years. And a very glorious senator. Glorious senator. OpenSecrets.org एक वेबसाइट है, क्रेडिटेड वेबसाइट है। वो ट्रैक करती है कि कौन से यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने किस इदारे से कितने पैसे लिए हैं। सो जो सेनेटर्स होते हैं ये बैरूनी दुनिया के ताल्लुकात के लिए ज़्यादा अहम होते हैं। और इसमें मैं तुम्हें कुछ बताता हूं कि 100% of those 100 senators of United States Senate, 100 के 100 senators on an average $1.5 से $2 लाख की प्रो इजरायली लॉबीज की फंडिंग के साथ ऑपरेट करते हैं, कम से कम। एवरेज फंडिंग इतनी है, लेकिन ये तो एवरेज फंडिंग है। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं। आजकल आप एक साहब को बड़ा साथ देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका नाम है मार्को रूबियो। जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सही घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, मतलब बट एक्चुअली वो सब घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, सो दे नॉट टेकिंग एनी रिस्क्स। मार्को रूबियो फ्लोरिडा के सेनेटर हैं। $1 मिलियन की फंडिंग इनकी हो चुकी है बाय द एपैक, इजरायली लॉबी। अच्छा, टेड क्रूज जिनका अभी उसके साथ टकर कार्लसन बड़ा चला। टेड क्रूज जनाब बड़े ही मेन बेनिफिशियरी हैं, $1.8 मिलियन।
माय गॉड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वो खातून जो सदर ना बन सकी, कैमला हारिस, $2.4 मिलियन। एक और खातून जो सदर ना बन सकी, हिलरी क्लिंटन, $2.3 मिलियन। और एक वो शख्स जो सदर बन गया, जो बाइडन, $4.2 मिलियन की फंडिंग हुई है उसको। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी पे पैसा लगा अब है। आपको समझना पड़ेगा, अब आपको समझना पड़ेगा कि एज आपके ऑड्स ऊपर जाने के बेहतर हो रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहा तो है। पैसा बढ़ता जा रहा है। शुरू में सबको पैसा लग रहा है। अच्छा एक और इसमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। सेनेट के अंदर सब पे पैसा लगता है, कांग्रेस में उससे आधी से भी कम फंडिंग करते हैं वो पर कैंडिडेट, क्योंकि सेनेट डील्स विद द इंटरनेशनल सेनेट डील्स विद द इंटरनेशनल इश्यूज। सेनेट इज वेयर द फॉरेन रिलेशंस कमिटीज, वेयर ये सारे ये जो बैरूनी दुनिया के सारे मसाइल, खारजी मसाइल के लिए सेनेट ज्यादा पावरफुल है, तो सेनेट में ज्यादा फंडिंग होती है। यूएस इलेक्शंस के अंदर अभी जो यूएस इलेक्शंस हुए 2024 वाले, इसके अंदर कोई मेरे ख्याल से $150 मिलियन की फंडिंग हुई है। बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल तो $8 बिलियन की फंडिंग हुई बाय द ऑफिशियल एपैक अलाइंड ग्रुप्स। अरब मुस्लिम्स ने कितनी की? $800,000 in the elections. Oh, all right. They didn't invest. So this shows they understand the system. So what I'm trying to tell you कि बहुत सारे लोग इसको समझते हैं ना कोई मजहबी गठजोड़ है। कोई मजहबी गठजोड़ नहीं है। At least I don't think so. आप कह रहे हैं मजहब पैसा है इनका, कैपिटल इज द। अमेरिका का सिर्फ एक धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान है ये लोग। कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सो इट इज टोकन डालो खेलो। अब इसको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। अब लेट्स मूव ऑन टू द यूएस इजराइल रिलेशनशिप। ये मैंने थोड़ी सी तो इस पे बात कर ली। देखो जब 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन हुई, तो दैट डिक्लेरेशन केम फ्रॉम द ब्रिटिश, ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा अमेरिका का उस बैलफोर डिक्लेरेशन में कोई खास किरदार नहीं था। बड़ी हैरानी की बात है। अमेरिकन का कोई बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई किरदार भी नहीं था। तुम उससे भी आगे बढ़ जाओ तो बहुत पहले की बात हो गई ना। 1948 में हैरी ट्रूमन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसराइल अभी वजूद में नहीं आया, आखिरी चंद महीनों का खेल चल रहा है। हैरी ट्रूमन के व्हाइट हाउस के दरवाजे हर किस्म की ज़ायनिस्ट और प्रो इजरायली लॉबीज के लिए बंद हैं। वो मिलता नहीं था। देयर वाज एन ऑफिशियल बैन ऑन प्रो इजराइल ग्रुप्स फॉर एंटरिंग द व्हाइट हाउस। अच्छा उसकी वजह भी कोई प्रिंसिपल नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि हैरी ट्रूमन भाई को लग रहा था कि अरब्स के पास निकल आया है तेल, और अगर मैंने यहूदियों को और इजराइल को सपोर्ट किया तो उनको नाराज कर दूंगा। तो उसने बोला नहीं भाई मुझे नहीं मिलना आपसे। अच्छा बाय द वे आप अमेरिका के अंदर जो इजराइल का परसेप्शन है ना, वो 50s में बिल्कुल अलग है, 40s में बिल्कुल अलग है, इवन 60s में अलग है। वो 70s 80s में जाके बिल्कुल चेंज हुआ है, और उसकी रीजंस पे हम बात करेंगे। तो 48 में ये हाल है। फिर उसका एक दोस्त जिसका नाम था एडी जेकब्सन, जो उसके स्कूल का दोस्त है, वो भी जियो था। एडी जेकब्सन उसको एक दोस्त की हैसियत से मिलने आया। ठीक है यार मुझसे तो मिल लो, मिल लिया। एडी जेकब्सन ने आके उसको एक बड़ी जनाब इमोशनल इम्पैशन्ड स्पीच दी, देखो हमारे साथ क्या हुआ है। और बात भी ठीक थी। अगर आप 1948 के अंदर ज़रा पीछे रिवाइंड करें तो कितने, मतलब ऑफिशियली तो वो कहते हैं कितने 60-70 लाख ज्यूज़ को कत्ल कर दिया था होलोकॉस्ट में। हाँ मतलब ऐसा ही कोई नंबर है। नहीं देखो जुल्म तो बेतहाशा किया ना हिटलर ने। अब उस जुल्म को देखते हुए के बावजूद वो नहीं खोल रहा था दरवाजे, बाय द वे इस बात को आप ध्यान में रखें। तो उसने आके बड़ी कहानियां सुनाई। उसने बोला देखो हैरी ये तो वो हैरी नहीं है। मतलब उसका एक जुमला बड़ा मशहूर है, दैट्स नॉट द हैरी आई न्यू। उसने बोला तुम तो वो हैरी, तुम तो बदल गए हो हैरी, तुम तो बड़ा मजलूमों के साथी थे और तुम ये थे और वो थे, अब तुमने अपने दरवाजे मजलूमों के लिए बंद कर दिए हैं। बड़ा उसने उसको कन्विंस किया। तो उससे कहने पे उसने फिर पहले एक वाइजमन या कुछ इस तरह के एक जियो लॉबी के हेड्स थे, उनसे मिला। उधर से कहानी पलट गई। लेकिन उससे पहले एक और गेम हुई है। उससे पहले गेम ये हुई है कि यही वो वक्त था जो मैं कह रहा हूं ना कि
अमेरिका का किबला काबा क्या है। यानी कि अराउंड द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो चेंजेस हुए। 1944-45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही है, उसी वक्त एक तो दुनिया की हुक्मरानी का बैटॉन भी किसी और को ट्रांसफर किया जा रहा है। बरतानवी साम्राज्य कह रहा है सर बस हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पा रहा मैनेज, आप ले लीजिए हुजूर। लेकिन उसके साथ साथ खजाने की चाबियां भी हवाले की जा रही हैं। 1944 में 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है। हिस्टोरिकली ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया की मईशत की चाबियां, खजाने की चाबियां बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के हवाले कर दी गई। इसके बाद से डॉलर ऑफिशियल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बना। इसके बाद से यूरोप पीछे हट गया, अमेरिका आगे आ गया। इसके बाद से न्यूयॉर्क ने लंदन को पीछे छोड़ दिया और इसी के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में आए जो अमेरिकी सरबराही में दुनिया भर में एक फाइनेंशियल हेजेमनी कायम करने के लिए इस्तेमाल हुए। ये वो मोमेंट है कि जब इसी वक्त, अच्छा 20s में 1910s में हु इज बैल्फोर डिक्लेरेशन किसके लिए हो रही है भाई? लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड। रॉकफेलर्स एंड रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड कौन है? जियो है और करते क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकर है। एग्जैक्टली। बैंकिंग का एक बड़ा नाम है, फाइनेंशियल सेक्टर के आदमी है, सो इज रॉकफेलर। यस। उन्होंने अपना किबला अमेरिका की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने बोला इनसे नहीं हो पाएगा। जब उनको बैल्फोर डिक्लेरेशन करानी थी तो दे वर वर्किंग विद उस वक्त के जो बॉसेस थे, बरतानवी। यस। सो बेसिकली इट इज द मनी। यार मैं बताऊं इब्राहिम, एक ना इसको समझना पड़ेगा। मुझे पता है आप भी इस बारे में बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं। दुनिया हमेशा से रंग, नस्ल, मजहब से ज्यादा इनकम ग्रुप्स में बटी रही है और आज तो ये चीज इतनी ज्यादा है कि शायद कभी भी नहीं थी। जितना ज्यादा कैपिटलिज्म हो रहा है ना, तो इस चीज का जोर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इट्स ऑल अबाउट इनकम्स। सर्टेन इनकम ग्रुप के लोग एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही जगह पे खाना खाते हैं, एक ही जगह शॉपिंग करते हैं, आपस में शादियां करते हैं। सर्टेन इनकम, ये इनकम ग्रुप्स का डिवीजन है दुनिया में। सो दैट इनकम ग्रुप मूव्ड, दे केम टू US and that is where you saw the beginning of the love relationship, ये जो एक आशिकी माशिकी का चक्कर जो शुरू हुआ, ये वो 1940 से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी तुम देखती हो कि कैनेडी के ज़माने में मसले हो रहे हैं। तुमने मुझे बताया। जी। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि ये जो न्यूक्स इन्होंने अक्वायर करने की कोशिशें ये कर रहे हैं, मैं इसको भी नाकाम बनाऊंगा और मैं इस चीज़ को सबके सामने लेकर आऊँगा। यस। तो so it was very clear। हुआ क्या कि लेकिन as with the rise of the US financial sector, मतलब 60s और फिर 70s US फाइनेंशियल सेक्टर का साइज जिस हिसाब से बड़ा है वो कोई मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब एक अपनी दुनिया बना ली ना अमेरिका ने। कंजम्पशन बूमर जनरेशन, लोगों ने पैसा खर्च करने। अमेरिका आज एक अपने ऊपर, एक तो एज ए कंट्री भी सबसे ज़्यादा डेट है। मैं तुमको अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैं लॉस एंजलिस में एक एप्पल स्टोर के ऊपर खड़ा हुआ था। अच्छा, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी हसरतें लेके एप्पल स्टोर में ज़रूर जाता हूँ, देखें तो सही यार क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो वहाँ पर उनके वो जीनियसेस होते हैं जो चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो एक बंदे को एप्पल केयर बेचने की कोशिश कर रहा था। एप्पल केयर मतलब उनकी कवरेज होती है, कोई इंश्योरेंस है क्या है पता नहीं। अच्छा, अब उस बंदे के साथ, अच्छा मैं बराबर में खड़ा हूँ, जैसे कान में आवाज़ आ रही है। वो एक नॉर्मल सा आदमी फ़ोन वून देख रहा है, उस पर $70,000 का डेट था उस आदमी के ऊपर जिसको वो एप्पल केयर। तो बोल रहा है यार मेरे पास वैसे ही $70,000 चढ़े हुए हैं यार। मैं तो सुन के मैंने कहा हैं, $70,000 का डेट चढ़ा के घूम रहा फिर रहा है एप्पल स्टोर में खड़ा हुआ है। सो दे हैव क्रिएटेड अ सिस्टम। अच्छा, आप पे कर्ज चढ़ने का सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? जो कर्जा देता है। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपसे सूद लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। और कर्जा कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और उनके सरबराही कौन कर रहा है? ये है वो गेम। सो उन्होंने अमेरिकन को कंजम्पशन फिक्र नहीं है यार, खाओ 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 खाओ, कर्जा दे देना 5 साल में, क्या खाओ कंज्यूम करो, कोई मसला नहीं, लो गाड़ी लैम्बोर्गिनी लो। सो उन्होंने एक, अच्छा बाय द वे, अमेरिका इज अ ग्रेट प्लेस इफ यू वांट टू गेट रिच। वो कहते हैं ना कैपिटलिज्म के लिए आइडियल जगह है, लेकिन इज इट द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव? नो,
दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में कभी कोई अमेरिकी शहर नहीं आता रहने के लिए। बराबर में कनाडा का नाम आता है, स्कैंडिनेविया का आता है, इवन ऑस्ट्रेलिया का आता है, यूरोपियन सिटीज आती हैं। कभी कोई अमेरिकी शहर दुनिया के बेस्ट सिटीज में आता ही नहीं है। लेकिन सर मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछूंगा कि बुनियादी तौर पे अगर किसी ने पूरी फाइनेंशियल हेजेमनी कायम की है, पूरी दुनिया में अपना तसल्लुत कायम किया है, तो उसकी बुनियादी प्रायोरिटी ये होगी कि वो अपने लोगों को बेहतरीन सर्व कर सके, बेहतरीन वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके एक रियासत की। तो वाई इज़ दैट कि हम ये चीज़ अमेरिका में नहीं देखते और वहाँ जैसे कि आपने बात की इनकम ग्रुप्स में लोग डिवाइड हुए हैं, तो जो इलीट क्लास है उसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए तो सारे इंस्टीट्यूशन सब चीज़ मौजूद है, लेकिन जो लोअर क्लासेस हैं उनको शदीद एक्सप्लॉइट और ऑप्रेस किया जाता है। तो इज इट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म या उनकी कोई इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? कैपिटलिज्म का कोई दिल नहीं होता, कोई दिल नहीं होता। देयर इज ऑलवेज समवन। कैपिटलिज्म तो बेसिकली ये बात बोलता है ना, तुम्हारे अंदर जितनी एबिलिटी है तुम उतना कमाओगे। वो थोड़ी बोलता तुम्हारा हक कितना है। हक वक्त की बात नहीं करता, वो कहता है भाई जिसमें दम ज्यादा है वो कोई बराबरी इंसाफ की बात नहीं करता। वो कहता है भाई मतलब एक आदमी की मतलब $1 ट्रिलियन वर्थ है किसी इंसान की दुनिया की पूरी मईशतों की जितनी वर्थ है एक इंसान की। ये कैसे हो जाता है? ये तभी होता है ना जब को बहुत सीरियस, मैं आप बोलते नहीं यार ये सब चीजें मैटर नहीं करती यार, बनाओ माल बनाओ। सो दैट्स व्हाट यू सी। सो हुआ क्या कि that Wall Street financial establishment shook hands with the United States military establishment Yes. and the political establishment. और फिर एक चीज वजूद में आई जिसका नाम है डीप स्टेट। Okay. Now deep state are the people जो unelected होते हैं और अमेरिका को चलाते हैं। So deep state consists of hundreds and thousands of people, सैकड़ों हजारों लोगों में मुश्तमिल एक ग्रुप है जिनका कोई टेन्योर नहीं होता। इसमें बिजनेसमैन भी हैं, एकेडेमिया भी है, रिसर्चर्स भी हैं, जनरल्स भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन ये इलेक्टेड लोग नहीं होते, ये अनइलेक्टेड लोग होते हैं, क्योंकि इलेक्टेड लोगों को एक टेन्योर होता है। बिल्कुल। और ये इस वजह से इसका केस एंड पॉइंट ये है कि मुल्कों को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए होती है। जी। तो ये कहते हैं कि हम हैं वो जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज बरकरार रखेंगे। सिंस 2001 वॉरिंग इन फॉरेन लैंड्स हैज कॉस्ट द अमेरिकन टैक्स पेयर मोर देन $6.5 ट्रिलियन। My God. A sum more than twice what the government officially reports. That's more than the defense budget of all the other nations of the world combined. And twice the cost of annual health care for all Americans. It's 10 times the budget of the entire American public school system. Establishment का हर जगह वही मिजाज होता है। They know everything. And they know better. And collateral damage is okay. उनके मुताबिक They don't ये have a फलसफा heart, है। basically, what I'm trying to tell you. They do not have a heart. और इसका एक केस इन पॉइंट भी है कि शायद अगर वो बहुत ज्यादा उनका हार्ट होगा तो वो बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे जो शायद जरूरी भी होते हैं। उनको शायद थोड़ा बहुत हार्टलेस होना भी चाहिए। हम आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहे, लेकिन दिस इज हाउ द होल थिंग ऑपरेट्स। दैट इज हाउ द US गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑपरेट्स। सो द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द यूरोप टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उन्होंने बूमर जनरेशन में World War II के बाद उन्होंने बोला खाओ कमाओ, ऐसी की तैसी, डेट की फिक्र नहीं करो, देते रहना 20 साल बाद। आज भी US स्टूडेंट्स डेट की क्या बात होती है तुम्हें? जी, मॉर्टगेज के हवाले से, यूनिवर्सिटी लोन्स के हवाले से। अमेरिका इज द मोस्ट इंडेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। अभी तुमने देखा जो इलॉन मस्क का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है जी इसका, डोनाल्ड ट्रंप का, और उसका जो फड्डा हुआ है इलॉन मस्क के साथ, किस बात पे हुआ है? डेब्ट के बारे में। डेट के ऊपर फड्डा हुआ है। इलॉन मस्क इज सेइंग भाई तुम तो और कर्जा चढ़ा रहे हो, ये चक्कर क्या है? सो according to the latest figures, अमेरिका का जो डेट है $36 ट्रिलियन का है। अमेरिका $36 ट्रिलियन का मकरूज है। इसको मैं थोड़ा सा डम डाउन करता हूं। इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है, पूरी इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को 9 बार बेच देंगे, पूरे इंडिया को 1.5 अरब के 9 बार आप बेच देंगे, 9 साल उसका आउटपुट जो है
इट इज इक्वल टू द यूएस लोन। डेट। ओबामा साहब आए, चेंज वी कैन बिलीव इन, यस वी कैन, ये वो मैं पलट दूंगा, जंगें मैं खत्म करूंगा, इराक से बाहर अमेरिकी आएंगे। प्रेसिडेंट आ गया हूं, मैं तुन के रख दूंगा, मैं तब्दीली ले आऊंगा। तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ गई है। कोई तब्दीली नहीं है अमेरिका में। सारे उन्हीं लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाए गए। आज इलॉन मस्क जितनी बड़ी गवर्नमेंट सब्सिडीज लेते हैं वो ओबामा के दौर में उनको मिलना शुरू हुई। सो वी सॉ द वर्स्ट एस्केलेशन ऑफ US interference in other countries, लिबिया, सीरिया, आइसिस के नाम पे। अच्छा, बड़े मजे की बात सुनो, रॉबर्ट गेट्स ओबामा के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका एक जबरदस्त कोट है इस किताब में। वो कहते हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिंग द नेचर एंड लोकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट मिलिट्री एंगेजमेंट सिंस वियतनाम, आवर रिकॉर्ड हैज बीन परफेक्ट, वी हैव नॉट गॉटन इट राइट इवन वंस। वाओ। इसकी एग्जांपल ले लेना, डिफीट आइसिस का अलायंस बनाया, कोलिशन बनाया, बशर अल-असद उसका हिस्सा थे, ये सारे लोग मिलके 72 मुल्कों का कोलिशन बना के आपने कहा हम पीटेंगे अलकायदा, आइसिस को तबाह कर देंगे, दाइश को। आज जुलानी आइसिस का लीडर, उनका सीरिया का सरबराह बना हुआ है, एंड ही इज अ गुड गाय। सो नोबडी कॉल्स इट आउट बिकॉज दे आर टू बिग, लेकिन एक्चुअली एक ब्लंडर्स की एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा, और एक और बड़े मजे की चीज जो मुझे इस किताब में नजर आई, अक्टूबर 2017 में 4 अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स नाइजर में मारे गए। तो उसके बाद जब ये बात अमेरिका के अंदर पहुंची और कांग्रेस की कमिटीज में और आर्म्ड सर्विसेज कमिटीज के लोगों में ये बात आई, तो वो लोग बैठ के एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार हमें तो पता भी नहीं था हम नाइजर में मौजूद हैं। They don't know anything. They didn't know कि हमारी फोर्सेस एक जगह मौजूद हैं। इसी तरह का एक और किस्सा इस किताब में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट गेट्स सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन both complained internally that the CIA was handsomely paying off Afghan officials at the same time when the defense and the State Department were pursuing anti-corruption campaigns. Gates later remarked that they sometimes found themselves trying to convince the very people who were on the American payroll to halt corruption. कह रहा है हम अफगानिस्तान में डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट अफगानिस्तान में कैंपेन चलाने करप्शन के खिलाफ, और कह रहा है हम लोगों से मिल रहे हैं और वो लोग हमारे ही पेरोल पे पीछे से पैसे खा के बैठे हुए। सो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओपेकनेस। ये बहुत डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत, ये पूरा एक सब्जेक्ट है लगे हाउ दे ऑपरेट। एक छोटा सा किस्सा सर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जब सद्दाम को टॉपल किया था तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने वहां पे फैसला लिया कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं बासिस्ट की और आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उन सबको 3 दिन के अंदर छुट्टी दे दी उन्होंने। एंड दे वर लाइक ऑलमोस्ट 50,000 टू 150,000 पीपल। अब सर इराक के अंदर KPK की तरह का कल्चर है गन्स के हवाले से। ये काम करके उन्होंने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव खोला आइसिस और अलकायदा के लिए। पूरी अमरीकी उस वक्त जो इंटेलिजेंसिया थी वो इस बारे में तबसरा कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर को खुद जन्म देने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो जिस तरीके से आपने ये बात बताई कि पीछे से ये चल रहा था, तो एक तरफ दे वांटेड टू गिव डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम टू इराक, और दूसरी तरफ जो जिसके खिलाफ उन्होंने अगले 20 साल टेरर वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ना था, उन्हीं को इन तमाम फॉरेन पंगों से अमेरिकी रियासत को कोई फायदा नहीं हुआ है, अमेरिकन पीपल को कोई फायदा नहीं, पीपल को कोई फायदा, अमेरिकन अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है। हुआ क्या, वो स्टीव जॉब्स का एक बड़ा मशहूर कोट है, यू डोंट डिफीट योर एनिमी और कंपटीशन बाय बिकमिंग बेटर, यू डिफीट देम बाय बिकमिंग डिफरेंट। ठीक, मैं इसलिए अक्सर ये बात कहता हूं कि क्या वजह है कि वॉलमार्ट ने अमेजॉन नहीं बनाया, क्या वजह है कि फोर्ड और जनरल मोटर्स ने टेस्ला नहीं बनाई। बाहर से बैठे लोग, बाहर बैठे लोग चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं और वो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। उनको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें और आपको नज़र नहीं आती। ये तमाम आउटसाइडर्स ऑफ द यूएस पॉलिटिक्स जो पिछले 30-40 सालों से अमेरिकन पॉलिसीज को देख रहे थे, इनके दिमाग में लावा पक रहा था।
लोगों को समझ में नहीं आया था 2016 में ट्रंप के जीतने का, लेकिन पता है सोशल मीडिया से भी पहले ट्रंप को किस चीज़ ने जिताया? उनके लोकल टॉक रेडियोज ने। अमेरिका में रेडियो का बड़ा रिवाज है, बड़े छोटे छोटे से माइक्रो लेवल के टॉक रेडियोज होते हैं। अच्छा, वहाँ पे गाने शाने नहीं चलते, टॉक रेडियोज होंगे, पर उस पर मुसलसल पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है, डिस्कोर्स चल रहा है। तो ट्रंप को 2016-15 की कैंपेन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों की थी, और उन लोगों ने माइक्रो लेवल पे वो काम किया जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आया, और उन लोगों ने ट्रंप के लिए रास्ता हमवार किया टू बिकम द प्रेसिडेंट। हाँ, 2024 में अब वो सोशल मीडिया की बैक पे आया। सो बेसिकली बोथ द टाइम्स, एक वो मीडिया जिसको वो पुराना समझ रहे थे, उसके जरिए ट्रंप पहले आया, फिर एक वो मीडिया जिसको वो अभी तक पकड़ नहीं सके थे, उसके जरिए ट्रंप आया। इसकी वजह यह है कि ये तमाम फोर्सेस जो अमेरिका को चला रही थी, बल्कि दुनिया को चला रही हैं, उन्होंने अपने आप की सारी इन्वेस्टमेंट मेन स्ट्रीम में की हुई है। यस, वो आपको नजर भी आता है। बेचारे जेल में इस वक्त, बड़ा उनको हमारे भी लोगों ने वो बनाया था, याद है वो जो डीप पॉकेट्स? ओह यस, शामुद कुरैशी ने क्या गलत कहा था? आज तो सब कह रहे, टकर कार्लसन भी कह रहे हैं उनके डीप पॉकेट्स पे किस तरह बिलबिला गई थी वो, एंटी सेमाइट, हमारे यार इनको पता नहीं है किस तरह बात करनी चाहिए बैठ के। बिल्कुल ठीक कहा। आज टकर कार्लसन भी यही कहता है, यही कह रहा था ना वो टेड क्रूज को। जी जी बिल्कुल, थोड़ा 4 साल पहले बोल दिया। बात तो वही है। ट्रंप भी यही कह रहा है, लेगेसी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, योर क्रोकेड, योर दिस एंड दैट। इसमें बहुत हद तक सच भी है, बहुत हद तक ट्रंप का ब्रावाडो भी है, उसकी एक तबीयत का सैलानीपन भी है, लेकिन बहुत हद तक ठीक भी है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज नाउ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी हैज शिफ्टेड। और यहां पे एक बड़े मजे की चीज हुई है। ट्रंप ने सबसे पहला दौरा कहां का किया दोस्त? मिडल ईस्ट, सऊदी अरबिया का। डिड ही गो टू इजराइल इन दैट विजिट? नो, बल्कि उस वक्त काफी नाराजगी भी चल रही थी नेतन्याहू। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडल ईस्ट का इतना हाई प्रोफाइल दौरा हुआ है किसी यूएस प्रेसिडेंट का। यस, पहला दौरा अपना सदर बनने के बाद, और उसमें वो इजराइल नहीं गया। इजराइल भी तो मिडल ईस्ट में है यार। ट्रंप कहाँ गए? सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्यों? सर क्या अरबियों ने भी गेम खेलना सीख लिया कि टोकन डालो और पैसा निकालो? अरबियों ने टोकन डालना शुरू कर दिए, रात से नहीं किए, पिछले 20 साल से टोकन डाल रहे हैं। आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें। मैं चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पे अगर वो चला सके ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये बड़ा मजे का हो जाएगा। आप जरा बॉडी लैंग्वेज को देखें। आप ट्रंप एक बड़ा ही ना बिलिजरेंट टाइप का आदमी, आपको पता, हाथ खींचेगा, यूं करेगा, अग्रेसिव किस्म का आदमी है, एज ऑफ द सीट बैठता है, यू नो, दूसरों को ओवर पावर करता है बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन आई रियली वांट यू टू वॉच समथिंग। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप प्रेसिडेंट ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान, फिर तमीम अत्तानी और फिर मोहम्मद बिन जायद के साथ मीटिंग्स की, वो जो 2 कुर्सियों पे आमने सामने बैठते हैं, उसमें ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और अरब रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज को देखिए। अगर आपको समझना हो कि पावर बैलेंस क्या है इस रिलेशनशिप का, तो आपको नजर आ जाएगा। $600 मिलियन का प्लेन गिफ्ट कर, जब आप गिफ्ट कर देते हैं तो फिर आप अपने टखने दिखा के पीछे होके चप्पलें पहन के बैठते हैं, और फिर सामने वाला बंदा चाहे वो कहीं का भी सदर हो, वो हाथ बांध के झुक के बैठता है आपके सामने। अरब्स हैव गॉटन दिस। एंड बाय द वे, हमारे यहाँ बहुत शदीद एक फीलिंग है टुवर्ड्स अरब नेशंस के सब गद्दार हैं, सब ये हैं, फलाना है, ढिमाका है, सब बड़े वो हैं। काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन ये जो किताब है वॉर बॉब वुडवर्ड, इस किताब का जो आखिरी का कुछ हिस्सा है वो 7 अक्टूबर 2023 के बाद के वाक़यात पर मुश्तमिल है, और एंथनी ब्लिंकन की मिडल ईस्ट में जो भागदौड़ थी जी उसके ऊपर। और कल हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरह वो जॉर्डन के किंग के पास जाता है, एमबीएस के पास, फिर कतर वाले के पास, फिर नेतन्याहू के पास, फिर मोहम्मद बिन जायद के पास। उस पहले हफ्ते में इनिशियली सारे अरब मुमालिक के रहनुमाओं ने जो बात अनइक्वोकली और बहुत पुरजोर तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स को कम्युनिकेट की थी, वो ये थी, ह्यूमैनिटेरियन एड आने दो फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा में। सब एक ही चीज़ मांग रहे थे
सब एक ही चीज मांग रहे थे। लोग इस चीज को बड़ा अंडरएस्टिमेट, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी सी दैट वी टॉक अबाउट इट। लोग इस चीज को हम बड़ा पाकिस्तान को समझते हैं, हम बहुत बड़ा प्ले है जो स्ट्रैटेजी का इस रीजन में। इसराइल के पास अमेरिका जेब में है उसकी, लेकिन इसराइल को सबसे बड़ी ख्वाहिश है, उसके दिल में किस चीज की एक ऐसी भूख और प्यास है जो वो मिट नहीं रही, कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए। तो इसराइल की इस वक्त की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया इसराइल को रियासत के तौर पे तस्लीम करे और सिफारती ताल्लुकात बनाए। कुछ भी करने के लिए तैयार है उसके लिए, कुछ भी करने के। उसकी नेतन्याहू की डेस्परेशन है कि उसने मोहम्मद बिन जायद को तो कर लिया यूएई के साथ, वो डेस्परेटली चाहता है कि सऊदी अरेबिया से भी ताल्लुकात बन जाए। और ये बात एंथनी ब्लिंकन ने मोहम्मद बिन सलमान से की, जो इस किताब में लिखी हुई है। तो मोहम्मद बिन सलमान, हम कहते हैं ना बादशाह, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद बिन सलमान ने जो जुमले कहे वो बड़े खतरनाक हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि देखो यार, मुझे तुमसे दो चीजें चाहिए। एक तो ये कि ह्यूमैनिटेरियन एड आने दो, फौरन गज्जा को ठीक करो। गज्जा में क्वाइट, द वर्ड एंथनी ब्लिंकन इज यूज्ड इज आई वांट क्वाइट इन गज्जा, गज्जा में सुकून चाहिए मुझे। और दूसरा, फलस्तीनी रियासत बनने के लिए एक क्लियर रोड मैप। हम बहुत ज्यादा, मुझे पता है बहुत सारी उल्टी पुल्टी हरकतें भी करते हैं अरब्स, लेकिन फॉर मोहम्मद बिन सलमान टू से दैट क्लियरली, और बाय द वे मोहम्मद बिन सलमान ने बताया वो ये क्यों कह रहा है, मेरी 70% पॉपुलेशन अंडर 30 है, दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट गज्जा। मैं बात नहीं कर सकता इस वक्त तुम लोगों से, दो काम करोगे उसके बाद हम सोचेंगे। उसमें पर एक मजे का कोड भी है कि अगली मीटिंग में लिंडजी ग्राहम जो सेनेटर है वो बैठ पाए थे, उनको भी काफी फंडिंग होती है प्रो इजरायली ग्रुप से। अच्छा, प्रो इजरायली फंडिंग लेने वाला बंदा अब कहां बैठा हुआ है? एमबीएस के पास। एमबीएस के पास बैठा हुआ है। तो एमबीएस उससे कहता है चलो ट्रंप से बात करते हैं, फेसबुक में लिखा है। तो ट्रंप से बात करने के लिए वो कहता है अच्छा बात कैसे होगी? तो वो कहता है वो मेरा थैला लेके आओ। तो वो उसका जो बंदा है वो थैला, उस थैला में कह रहा है कि दर्जनों बर्नर फोन्स हैं। उसमें से वो एक फोन निकालता है, उस पर लिखा होता है ट्रंप 45, क्योंकि ट्रंप 45 प्रेसिडेंट था। कह रहे वो फोन मिलाता है और ट्रंप से उसके सामने स्पीकर फोन पे बात हो रही है। थोड़ा सा हमारी गुफ्तगू से हट के ये वाकया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हीं निगोशिएशंस के दौरान सामने आया जब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लिंडजी ग्राहम जो सेनेटर थे बड़े इंपॉर्टेंट, और एंथनी ब्लिंकन 7 अक्टूबर के बाद बार बार अरब्स के पास जा रहे थे कि भाई फाइंड अ सोल्यूशन हॉस्टेज डील के लिए और थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो उसमें दो चीज़ें जो मैंने पहले बता दी, उसने बोला भाई गज्जा ठीक करो, दूसरा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए क्लियर रोड मैप दो। लिंडजी ग्राहम ने बोला कि लेकिन हमें भी कुछ चाहिए। ठीक है। तो उसने बोला क्या चाहिए? तुम इसराइल को रिकग्नाइज करो। तो एमबीएस ने कहा तुमने हाल देखा है मेरे सड़कों पे इस वक्त मेरे नौजवान कितने नाराज हैं इस वक्त इसराइल से, सवाल ही नहीं पैदा होता। कह रहा है, तो फिर उसने ना कैरेट डाला, वो कहते हैं ना स्टिक इन कैरेट। तो लिंडजी ग्राहम ने जो कैरेट डाला उसके सामने, मोहम्मद बिन सलमान के सामने, वो उसने कहा कि देखो मैं तुमको ऑफर कर रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट करेगा सऊदी अरेबिया के साथ। इसका मतलब ये होगा अगर सऊदी अरब पे एक भी गोली भी चली तो अमेरिका सऊदी अरब का दिफा अमेरिका का काम होगा। उसने बोला ये भी मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूं, देखो ईरान बड़ा पंगे कर रहा है, तुम्हें कल को ईरान ना चढ़ दौड़े तुम्हारे ऊपर, तो मैं ये भी तुम्हें ऑफर कर सकता हूं। पर उसने बोला कि एमबीएस सेड कि उसने बोला कि मुझे, और हाँ एमबीएस ने कहा हाँ मुझे यूरेनियम भी इनरिच करना है ताकि मैं न्यूक्लियर पावर पे शिफ्ट कर सकूं, मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो आई वांट टू गो टू प्रोवाइड अपने मुल्क की तवानाई की जरूरियात न्यूक्लियर एनर्जी पे भी जाना चाहता हूँ। उस पर लिंडजी ग्राहम का रिएक्शन बड़ा खतरनाक था। उसने कहा वेल दैट्स गोइंग टू बी हार्ड टू डू बिकॉज पीपल आर अफ्रेड यू विल क्रिएट अ बॉम्ब। लिंडजी ग्राहम सेड, उसने बोला भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, हमारे यहाँ इसके लिए तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों को डर है तुम भी बम बना लोगे। अब जो जुमला मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, मोहम्मद ने कहा मुझे बम बनाने के लिए किसी यूरेनियम की जरूरत नहीं है, अगर मुझे बम चाहिए होगा तो मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा। वाह।
अब आप इस पे खुश होइए या नाराज़ होइए, आपकी मर्जी है, लेकिन दिस इज कोटेड एट द पेज 271 ऑफ बॉब वुडवर्ड्स बुक वॉर। एनीवे, ये हम दूसरी तरफ निकल गए। सो द थिंग इज, अरब्स, जिसमें स्पेशली कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, आर नाउ प्लेइंग द सेम गेम that Israel used to that play. Israel used to play. उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, बिहाइंड क्लोज डोर्स इसमें भी इस जगह बाइडन जैसा आदमी जो हेविली फंडेड था और बिल्कुल क्या किया उसने, इसराइल के कितनी सपोर्ट की, एक कमरे के अंदर उसने, मैं वो गाली नहीं बता सकता, गालियां बकी नेतन्याहू को, इसमें कोटेड है, मतलब नेतन्याहू के बारे में ही इज अब्यूजिंग हिम। लेकिन बंद कमरे में एक बात कहना अलग होता है। 24 जून 2025 को अमेरिकी सदर मीडिया के सामने आके इसराइल पर पब्लिकली गुस्से का इजहार किया, एंड दे डोंट नो व्हाट द डक दे आर डूइंग। तारीख में लिखा जाएगा सर, ये वाकया लिखा जाएगा। लोग इसको इंटरेस्टिंग मजाक समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की हर बात को लोग मजाक समझ लेते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी बात है, इसके दो रीजन है। एक ये कि ट्रम्प का सारा कैंपेन फाइनेंस, ट्रम्प इज द लीस्ट इजरायली लॉबी फाइनेंस्ड प्रेसिडेंट। उसका अपना भी पैसा बहुत था, फिर उसका सबसे बड़ा फाइनेंसियर बना है इलॉन मस्क, यस, मागा वाले बने, वो बने। उसका जो बेस है, उसकी जो फंड, $1.8 बिलियन रेज किए उसने अपनी प्रेसिडेंसी के लिए। 2016 में तो बहुत सारे उसने अपने ही पैसों से किया था। $1.8 बिलियन में से भी majority of the money did not come from those groups. It came from outsiders. I see. जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। So Trump is responsible to those people. आपने देखा जब उसको नियोकॉन्स ने और डीप स्टेट ने घसीटा जंग की तरफ, जब सरेंडर ये वो उसने बम चलाए, फिर उसके बाद उसके अपनी बेस, मार्जरी टेलर ग्रीन, एलेक्स जोन्स, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस, सारे इसके जो अपने बेस के लोग थे, उन्होंने तबाही मचा दी इसके साथ। ट्रम्प को क्या करना पड़ा? मजबूरन बैकआउट करना पड़ा। और अब ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब देखिए ना, yes. यार देखो, इसराइल बेसिकली, मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका इसराइली प्लेबुक से लेता है चीजें। नेतन्याहू का आप हरकत देखें, उसने अमेरिका को इस्तेमाल किया, डैंगल किया कि तुम ये करो फिर मैं सीज फायर कर दूंगा। अमेरिका से वो गंदा काम करवाया, बम डलवाए, हमला करवा दिया, अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया, ले आया। ट्रम्प ने बोला भाई ठीक है अब तो सीज फायर, उसने फिर भी सीज फायर नहीं किया। वो जो कल जहाज भेजे ट्रम्प, व्हाई डू यू थिंक ट्रम्प वाज एंग्री? ट्रम्प इतना गुस्से में क्यों? क्योंकि उसकी बात को रिजेक्ट किया था। तुमने मुझसे एक डील की है ना यार, तुमने मुझसे डील की थी कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं, उसके बाद तुम और नहीं करोगे। मैंने वो काम भी कर दिया, and you did not honor the part of your deal. अच्छा, ये पहली दफा नहीं होता, बाइडेन के साथ भी हुआ था। On 12th of October 2023, 5 days after the 7th October attacks, नेतन्याहू ने 30 मिनट का नोटिस दिया यूएस गवर्नमेंट को कि मैं हिजबुल्लाह पे लबनान में हमले करने जा रहा हूं, ऑन फेक न्यूज। उसने बोला हिजबुल्लाह ने ड्रोन से और लोगों से हमला कर दिया है, हमारे बॉर्डर में घुस रहा है, और बड़ी तो हमारे पास टाइम नहीं है यूएस अप्रूवल का। अच्छा, बाइडेन ने अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता किया, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बाइडेन ने कहा नहीं ये मैं नहीं भी अफोर्ड कर सकता कि तुम इसको वो करो, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। तो उसके 15 मिनट के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा वो जो हम ड्रोन समझ रहे थे वो दरअसल बर्ड्स थी और हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन देखो मसला समझो, इवेंचुअली उसने हिजबुल्लाह पे हमला किया, yes. इवेंचुअली उसने ईरान पे भी हमला कर दिया। तुम इस बात को समझो। सो लुकिंग एट दैट, जो इसराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एस्केलेट ही करता है जी। मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प विल बी एबल टू स्टॉप इट। You will see further escalation from Netanyahu. You will see it. आपको नजर आएगा कि नेतन्याहू मजीद वायलेंस करेंगे। बहुत मुश्किल लगता है कि ट्रम्प इनको काबू कर पाए। देखते हैं, ये बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है इस वक्त। लेकिन इसमें एक और साइड है इस लड़ाई की। जब पुराना निज़ाम जाएगा तो उसके सारे बेनिफिशरीज भी जाएंगे। इसराइल इस वक्त उसी का मजा चख रहा है ना। जी। वो एक पुराने निज़ाम का बेनिफिशरी था, अब वो निज़ाम पूरा जा रहा है। जी। जब वो निज़ाम जाएगा तो इसराइल का इन्फ्लुएंस भी कम हो रहा है, अरब इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बाकी साइड। तो एक और मसला होगा, दुनिया भर में अमेरिका की रिलेशनशिप्स है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वो सारी रिलेशनशिप्स बिल्ट हैं अराउंड
दैट ओल्ड रिलेशनशिप, Yes. दैट नियोकॉन माइंडसेट, दुनिया भर में जंगे कराना, कराना, एक्सप्लॉयटेशन करके एक कॉन्टिनेंट को नवाजना वगैरह वगैरह। एब्सोल्युटली। जब ये नहीं होगा तो हालात बदलेंगे। ये एक सवाल हमारे सामने भी मौजूद है इस वक्त। पिछले 6 महीने में यहां पे जो कुछ हुआ है वो बड़ा क्लासिक है। आपने देखा जब ट्रंप जीते तो पीटीआई के लोगों को उम्मीद हुई कि ट्रंप एक मुख्तलिफ आदमी है और ये वो जो एक हिस्टोरिक यूएस रिलेशनशिप है हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, उसके साथ ब्रेक अवे करेगा और ये एक डेमोक्रेटिक पॉपुलिस्ट बंदे को, इमरान खान जैसे बंदे को सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने देखा कि यूएस स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और उसका समर आपने देखा। उसका समर आपने ये देखा कि पहली दफा ट्रंप ने किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ, मतलब किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ मीटिंग की। ये बात तो बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। तो लोगों ने जो बात होना शुरू हुई कि यार कुछ नहीं बदला अमेरिका में। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप विद यूएस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हिच वे ट्रंप डिसाइड्स टू गो। एग्जैक्टली। अगर ट्रंप उसी रास्ते पे चला जिस रास्ते पे यूएस एस्टैब्लिशमेंट चल रही है, फिर तो इट्स ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज दैट मीन्स ऑल इज गुड। क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप कभी भी फाइनेंशियल नहीं रहा है। समझे इस बात को? पाकिस्तान के साथ एक ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी लेंस से देखता है वो आपको। तो जब जंग होती है आपसे हाथ मिलाता है, जंग नहीं होती है आपको फेंक के चला जाता है। सो अगर अमेरिका को इस खत्ते में कोई और जंग वंग चाहिए, हड्डा चाहिए, फिर तो हमारे वारे निहारे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर क्या होगा? दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सीन। आई थिंक दैट इज प्रिसाइसली व्हाई आप देख रहे हैं कि एक क्रिप्टो जी और माइनिंग वो वाले भी एक प्रपोजल रखा गया है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इफ ट्रंप डिसाइड्स टू गो द अदर वे तो हमारे पास उधर भी कुछ होना चाहिए। इसी कहानी का एक और रुख आपने बिल्कुल लास्ट 24 आवर्स में अनरावल होते हुए देखा है। ज़ोहरान ममदानी, ओह यस, व्हाट अ गाय। लंदन में सादिक खान, यस लेबर, यस, न्यूयॉर्क में भी मुसलमान मेयर आने वाला है जनाब। सोच सकते हैं आप, जहां रूडी जूलियानी जैसा मेयर रहा हो जिस शहर में, वहां पे ज़ोहरान ममदानी आने वाला है और डेमोक्रेट्स ही जीतते हैं। जी जी। अब वो डेमोक्रेटिक नॉमिनी बन गया है तो 70-80% चांस है वो जीत जाएगा। नहीं, बल्कि एंड्रू कोमो जो उसका कंटेंडर था उसने कंसीड कर दिया उसके आगे अभी वो सुबह नहीं, वो तो डेमोक्रेटिक मेयरशिप के लिए जी, ना। जी, जी। अभी तो मेयर का इलेक्शन तो होगा नवंबर में। डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन मिल गई है उसको। यू अंडरस्टैंड दैट? हमारे लोग समझ रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। वो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान नॉमिनेशन की जंग होती है। सही, तो सही। कोमो और ममदानी दोनों डेमोक्रेटिक नॉमिनेशंस, आई सी, हाँ उन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। ओके। तो अब ममदानी डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन जीतने में कामयाब हो गया है, तो अब उसके पास टिकट है, उसके पास डेमोक्रेट्स का टिकट। तो जितने डेमोक्रेट वोटर्स हैं न्यूयॉर्क के, अब वो उसको ही वोट डालेंगे। आई सी। और 10 में से 7 मरतबा न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट मेयर की हुकूमत आई, बिल्कुल। पिछली 2 लगातार हुकूमतें डेमोक्रेट्स की हैं। सो यू आर सीइंग अ वेरी पिवटल शिफ्ट। इमिग्रेंट फैमिली, इमिग्रेंट मुसलमान, ओपनली नॉट प्रो इजराइल, सोशलिस्ट, ओह यस, और न्यूयॉर्क का मेयर। सो टाइम्स दे आर चेंजिंग। जो गाना था ना, सो हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। जबरदस्त कोट है, हमारे एक दोस्त ने जरार खोड़ो, उन्होंने मुझे बताया था, मैं भूल नहीं पाता। The old world has died. The old world is dying, and the new world struggles to be born. Now is the time for monsters. बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अमेरिका की सियासत बदलेगी ना तो पूरी दुनिया का निज़ाम बदलेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को एज अ ग्लोबल सुपर पावर कोई हटा नहीं सकता। अगले 5-10 साल अमेरिका की एज अ ग्लोबल सुपर पावर पोजीशन कोई चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की सियासत बदलने की वजह से अमेरिका की पॉलिसियां बदलेंगी और पूरी दुनिया पे उसके असरात पड़ेंगे।